सुहाती सी धूप बदन को छू रही है। हल्का गुनगुना एहसास मन के खालीपन को भरने लगा है। मन में उतरी उदासी कुलबुला रही है बाहर निकलने को, मगर कोई जरिया नहीं है। यूं लग रहा है जैसे उदासी इस पल के लिए पहले से तय थी कि इस वक्त उसे जाना नहीं है कहीं दूर मुझसे। ये बंद कोठरी का दरवाज़ा कहानी संकलन की पहली कहानी की कुछ पंक्तियां हैं, जिसकी रचनाकार हैं रश्मि शर्मा। यह है बुक कैफे। आप हैं साहित्य तक पर और देख रहे हैं एक दिन एक किताब में जयप्रकाश पांडे को। मैं बंद कोठरी का दरवाज़ा रश्मि शर्मा की कहानी संकलन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रश्मि शर्मा रांची झारखंड में पैदा हुई, वहीं से पत्रकारिता में स्नातक किया, इतिहास में स्नातकोत्तर किया। देश के तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखती रही हैं। बाहर भी कुछ रचनाएं इनकी छपी हैं। कविता संग्रह नदी को सोचने दो, मन हुआ पलाश और वक्त की अलगनी पर ये प्रकाशित हो चुके हैं। एक दशक से अधिक समय से सक्रिय पत्रकारिता में सक्रिय हैं। नेशनल इंक्लूसिव मीडिया फेलोशिप पा चुकी हैं। एक ब्लॉग भी चलाती हैं। इनकी कहानियों का जो शिल्प है, जो विन्यास है, जो कथा फलक है, वह बहुत ही अद्भुत और अनूठा है। आध्यात्म को लेते हुए प्रेम का सर्वोच्च रूप यहाँ दिखता है। एक ऐसा रूप जिसमें संवेदना है, मन के कोमल भाव हैं और इसके साथ ही समाज की सच्चाइयाँ भी दिखती हैं। रश्मि शर्मा का यह कविता संकलन महाश्मशान में राग विराग, हादसा, मैंग्रोव वन, उसका जाना, नैहर छूटल जाए, निर्वसन, घनिष्ठ अपरिचित, मनिका का सच, लाली, जैबो झरिया लैबो सड़िया, चार आने की खुशी और बंद कोठरी का दरवाज़ा, इन कहानियों को अपने आप में समेटे हुए ये कहानियाँ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अलग कथा फलक पर हैं अथा अलग कथा भूमि पर हैं। इनका संवेदन राग अलग है। महाश्मशान में राग विराग जो है, यह फरवरी माह की ठंड से, गुनगुनी ठंड से यह कहानी शुरू होती है। एक लड़की है, गंगा किनारे बैठी है, अपने प्रेमी को याद करती है, वर्तमान प्रेमी को, और वर्तमान प्रेमी को याद करते करते अतीत में चली जाती है। अतीत यानी जहाँ उसका बचपन गुजरा था, जम्मू कश्मीर की वादियाँ, डल झील में तैरता बाजार, वहाँ का शिकारा और उस शिकारे पर बिताया हुआ बचपन, और वहाँ मिला हुआ उसका बचपन का साथी। वह साथी जिसके बारे में कभी उसके पिता ने, उस साथी के पिता ने कहा था कि तुम्हें अगर इस बच्चे की इतनी याद आ रही है तो जब बड़ी हो जाना तो लौट आना, तुम्हारी इससे शादी करा देंगे। वह बचपन का साथी कभी भी इस लड़की के मन से नहीं जाता है। जब वह पूरे देश को घूमते हुए बनारस जाती है, वहाँ एक नए लड़के से मिलती है जो उसका प्रेमी होता है। वर्तमान समय में उसका एक तरह से कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन अनुराग और वैराग्य के बीच, शमशान की जलती चिता के बीच, गंगा के सौंदर्य के बीच, रात की गहराइयों के बीच, नाव के बीच और खुले आसमान में जो चांद है, चांद और लहरों के बीच भी इस लड़की का जो कोमल मन है, वह बार बार बनारस की आध्यात्मिकता से कश्मीर के सौंदर्य की तरफ खींचा चला जाता है। उस लड़के का नाम होता है जावेद। जो वर्तमान लड़का उसके जीवन में है, उसका नाम होता है अयन। और एक दिन वह जब भाग रही होती है तो अचानक उसके मुंह से याद आता है, जावेद का नाम पुकारता है। यह लड़का जो उसका वर्तमान प्रेमी है, वह खींचा रहने लगता है। यह कश्मीर जाती है, वहाँ की वादियों में उस लड़के को ढूंढती है, यहाँ तक कि वहाँ अलिफा हाउस बोट को खोजती है जहाँ इसका बचपन गुजरा था, वो नहीं मिलते हैं। नुंद ऋषि के आश्रम में जाती है, वहाँ धागा बांधती है। चरार शरीफ दरगाह जाती है, लेकिन सारी मन्नतों के बावजूद
इसको जावेद नहीं मिलता है और जो वर्तमान है वह प्रेमी इसके पास नहीं लौटता है। महाश्मशान का राग विराग की जो कथानक है उसकी कहानी को मैंने बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन इसका शिल्प, इसकी भाषा, इसकी शैली इतनी अद्भुत है कि बिना इस संकलन को पढ़े आप उसके तह तक, उसके मर्म तक नहीं पहुंच सकते। एक और कहानी का जिक्र कर दूं, कहानी है निर्वसन। निर्वसन कहानी पौराणिक कथानक पर बुनी गई है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, श्री राम को वनवास मिल जाता है, सीता जी उनके साथ जाती हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। ये लोग लंका जाते हैं, सीता जी का अपहरण हो जाता है। जब लौटते हैं तो गया में श्राद्ध करने जाते हैं। श्राद्ध करने जाते हैं और राम और लक्ष्मण जो है वो श्राद्ध की सामग्री लेने जाते हैं। देखती हैं सीता जी कि यह मुहूर्त बीता जा रहा है। वह फल्गु नदी से बात करती हैं, गौ से बात करती हैं, पीपल से बात करती हैं और अंततः जो है दशरथ जी को सोचती हैं कि दशरथ, महाराज दशरथ आखिर मेरे पिता की तरह से थे, उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया और मुहूर्त बीत जाएगा तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वह श्राद्ध कर्म कर देती हैं। इस बीच राम और लक्ष्मण आते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं कि चलो ये सामग्री हम ले आए, श्राद्ध करते हैं। तो कहती हैं कि श्राद्ध तो मैंने कर दिया क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा था। तो श्री राम को ये विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम कैसे श्राद्ध कर सकती हो। वो कहती हैं कि मैं गवाही दिलवाती हूँ। तो फल्गु नदी जो उनकी सखी की तरह उनसे बात कर रही होती है, वह कहती है मैंने तो देखा नहीं। पीपल है वो मना कर देता है कि मैंने तो देखा नहीं। गौ माता जो हैं वो भी मना कर देती हैं कि मैंने देखा नहीं। लेकिन राम के कई बार पुकारने के बावजूद महाराज दशरथ नहीं आते हैं, यानी उनका श्राद्ध पूर्ण हो चुका होता है। राम नाराज होते हैं, लेकिन सीता को जो करना हो था वह कर चुकी होती हैं। यह कहानी मतलब इस पृष्ठभूमि पर है, बड़ी ही अनूठे कथा विन्यास पर, भावभूमि पर लिखी हुई कहानी है। एक स्त्री के नारित्व को, उसके सशक्त होने को बल देती हुई कहानी है। इसी तरह से एक घनिष्ठ अपरिचित कहानी की भी चर्चा कर दूं। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। हमारे परिवारों में जब बुजुर्ग हैं उनका मनोभाव धीरे धीरे कैसा होता जाता है, और ख़ासकर जब हम महानगरों में रहने लगते हैं, परिवार का मतलब पिता पुत्र, बेटा बहू हो जाता है, तब क्या होता है, एक व्यक्ति है जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका बच्चा है वो कमाने लगता है, वो रिटायर हो गए हैं, जीवन भर उन्होंने बच्चों पर अपने शासन किया था, घर में उन्हीं की चलती थी। लेकिन अब बेटा कमाने लगा है, जो बुजुर्ग हैं उनके पास कोई काम नहीं है। एक दिन वो अचानक चिल्लाने लगते हैं, आके बेटे बहू के कमरे में खड़े हो जाते हैं, वो आधी रात को। वो कहते हैं कोई मेरी हत्या करना चाहता है, पूरे घर में खोजा जाता है, कोई नहीं मिलता है। इसके बाद दूसरी घटना घटती है, उनको लगता है कि सांप घर में घुस आया है, लोगों को लेके खुजवाते हैं, नहीं पता चलता है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि इनको अल्जाइमर और दूसरी चीज़ों की बीमारी है। एक वहम इनको हो रहा है कि ऐसा होता है। बहू उधर नाराज़ होती है कि इस तरह से कोई पिता आधी रात को आके बेटे बहू के कमरे में आ जाता है क्या। इस बीच एक दिन क्या होता है कि वो आरोप लगाने लगते हैं कि उनकी बहू उनकी हत्या करना चाहती है, और पूरे घर को बुला लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पुलिस आ जाती है। ऐसी घटनाओं में धीरे धीरे ये होता है कि उनके मन से चीज़ें निकलती नहीं हैं और वहम बढ़ता जाता है। और एक दिन जो है वह सोचने लगता है बेटा कि आखिर अखबार में ऐसी खबर न छपने लगे कि एक बहू ने ससुर की हत्या कर दी, और घायल होकर उधर अस्पताल जाते हैं। इधर वह लड़की कोशिश करती है, बहू कोशिश करती है कि वह घर से तालमेल करे। वह जानती है कि वो निशाने पर है, उसके ससुर को ये भ्रम हो गया है, घर के लोग समझते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है, अलग ढंग से लिखी गई है। ऐसा मानसिक तौर पर घरों में आजकल जब एकाकीपन बढ़ रहा है, जो लोग पूरे समय व्यस्त रहते हैं, उनको जब एक अकेलापन आता है उनके जीवन में तो खलने लगता है। पूरे जीवन शासन किए हैं, तो जो उनके हाथ से लगता है कि कुछ छीन रहा है, छीना जा रहा है, तो वह दूसरे रूप में सामने आता है।
बंद कोठरी का दरवाज़ा भी कहानी, चौथी कहानी का जिक्र कर रहा हूँ मैं इस संकलन से। इस संकलन में जो कहानियाँ हैं उन कहानियों के बीच ये कहानी अलग मर्म ली है। इस कहानी में ये है कि सलमा आपा हैं, वह घर की बड़ी हैं, एक बहुत ही रईस ख़ानदान है, मुस्लिम परिवार है, भरा पूरा परिवार है, बहुत सारी बहुएं, बहुत सारे बेटे, नाती पोते, सब बड़े हो चुके हैं। उस घर में हवेली नुमा घर है। उस घर में एक नसरीन जो है वो आती है और बहू के रूप में। एक परिवार की सबसे बड़ी बहू है और एक परिवार के सबसे छोटे बेटे की बहू है, सबसे छोटी। इन दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे जो है यह पता चलता है कि नसरीन का जो पति है वह उसको स्नेह तो करता है, लेकिन उस स्नेह के बीच उसके मन के भाव, प्रेम के भाव वह लड़कों को लेकर है। ये संबंधों पर लिखी कहानी है। धारा 377 को जिस रूप में मान्यता दी गई, गे संबंधों को भारत में जिस तरह से मान्यता दी गई, उस पर परिवार के बुजुर्गों की चिढ़न है। और जब कोई ऐसा रिश्ता किसी शादीशुदा लड़की के सामने पहली बार आता है तो उसके मन पर क्या गुजरती है, वह किस तरह से ऐसे हालातों का सामना करती है, क्या क्या सपने लेके वो परिवार में आती है, और जब उसके ऊपर यह कुछ बीतता है, रीतता है, तो कितना कुछ उसके मन से छींचता है, इसकी वानगी यह कहानी प्रस्तुत करती है। रश्मि शर्मा की कहानियाँ इतनी श्रेष्ठ और उम्दा हैं कि मैं इन कहानियों को, इस कहानी संकलन को पढ़ने की संस्तुति करता हूँ। बंद कोठरी का दरवाज़ा आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। युवा रचनाकार हैं, बेहद उम्दा कहानियाँ लिखी गई हैं। भाषा, शिल्प, किसी भी चीज़ से आप इस कहानी संकलन को खरीद कर हताश और निराश नहीं होंगे, यह मेरा वादा है आपसे। सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 200 पृष्ठों के इस कहानी संकलन का मूल्य है 260 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।